ठीक है। हेलो बच्चों, कल अपन ने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के गुणधर्म क्या होते हैं, और भी इसके साथ में अपन ने देखा था विस्थापन धारा क्या होती है, मैक्सवेल एम्पियर का परिपथ का नियम देखा था अपन ने। तो ये कुछ चीज़ें अपन ने कल देखी। और आप लोगों को पता होगा कल जब अपन ने विद्युत चुम्बकीय तरंग देखी थी तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के अंदर टोटल 7 तरंगें थी। ठीक है ना, कल हमने विद्युत चुम्बकीय तरंग देखी थी तो विद्युत चुम्बकीय तरंग में टोटल 7 तरंगें थी। एक थी रेडियो, एक थी माइक्रो, सॉरी, ठीक है, 7 तरंगें देखी थी इसके अंदर हम लोगों ने। इसमें हमने देखी एक रेडियो तरंग देखी, एक सूक्ष्म तरंग देखी, एक अवरक्त तरंग देखी, एक दृश्य तरंग देखी, एक पराबैंगनी तरंग देखी, और एक एक्सरे और एक गामा तरंग। ये 7 तरंगें हम लोगों ने देखी थी। यही क्रम इनका बढ़ता हुआ आवर्ती का क्रम है। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो रेडियो वेव हो गई, एक हो गई माइक्रोवेव हो गई, माइक्रोवेव के बाद में इंफ्रारेड होगी, इंफ्रारेड के बाद में विजिबल रे हो गई, विजिबल रे के बाद में यूवी होगी, अल्ट्रावायलेट होगी, अल्ट्रावायलेट के बाद में एक्सरे होगी, और एक्सरे के बाद में गामा रेज होगी। ये 7 जो रेज है, ये तरंगे हैं, ये सारी की सारी विद्युत चुम्बकीय तरंग के ही भाग है। कोई पूछे कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है, तो हम लोगों को पता है, कल हमने देखा कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इनके कंपन के कारण जो तरंग उत्पन्न होती है उसे विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। ठीक है, तो इट्स रिजल्ट है ऑफ वाइब्रेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर हम लोगों ने कल इसके गुणधर्म भी देखे थे। गुणधर्म में हम लोगों ने देखा कि विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होती है ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। फिर हम लोगों ने देखा कि विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है वो निर्वात में प्रकाश की चाल से गमन करती है। फिर हमने देखा कि विद्युत चुम्बकीय जो तरंग होती है इनके अंदर संवेग भी होता है और इनके अंदर ऊर्जा भी होती है। इनमें जो ऊर्जा होती है वो होती है E बराबर एच न्यू, और संवेग होता है वो होता है P बराबर E/C। ये हम लोगों ने इनके अंदर संवेग देखा था। और फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि ये किसी भी स्पेस के अंदर ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है तो उस स्पेस के अंदर ऊर्जा घनत्व, विद्युत ऊर्जा घनत्व भी हम लोगों ने देखा और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व भी देखा। विद्युत ऊर्जा घनत्व उसका मैंने आप लोगों को कल सूत्र लिखा है, तो आप लोग ध्यान रखना कि न्यूमेरिकल में काम आ जाएगा। विद्युत ऊर्जा घनत्व UE, इसका मान होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व हम लोगों ने देखा था, इसका मान होता है UB बराबर 1/2 B स्क्वायर बट्टा म्यू नॉट। आप लोग ध्यान रखना, विद्युत ऊर्जा घनत्व में एप्सिलॉन नॉट गुणा के अंदर आएगा, जबकि चुंबकीय ऊर्जा घनत्व में म्यू नॉट बट्टा में आएगा। एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं और म्यू नॉट को, ये चुंबकीय क्षेत्र में होता है, ये निर्वात की पारगम्यता बोलते हैं। E विद्युत क्षेत्र है, B चुंबकीय क्षेत्र है। ये कल हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो ये कुछ गुणधर्म हम लोगों ने कल देखे थे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो संचरण होता है उनमें कौन कौन सी विधियां, ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो इसमें 3 तरह के संचरण होते हैं, भू तरंग संचरण, आकाश तरंग संचरण और व्योम तरंग संचरण। सिंपल सी भाषा में बात करें तो आप लोग ऐसा समझ सकते हैं, मान लीजिए हम एक स्थान से, हमें किसी दूरस्थ स्थान पर बैठे किसी व्यक्ति से बात करनी है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग यहाँ से कुछ भी बोले ये बात दूरस्थ स्थान पर बैठे व्यक्ति को सुनाई दे जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारी जेब से फ़ोन निकालते हैं, फ़ोन निकाल के नंबर डायल करते हैं। नंबर डायल करने के बाद में जैसे ही कॉल जाएगा सामने वाला व्यक्ति फ़ोन उठाएगा और इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है। तो ये जो कम्युनिकेशन है फ़ोन के माध्यम से 2 लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसमें जो विधि काम में ली जाती है वो वाली विधि है आप लोगों की ये व्योम तरंग संचरण विधि। इसी कारण से परीक्षा में भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। परीक्षा में पूछा भी जाता है अक्सर कि व्योम तरंग संचरण से आप क्या समझते हैं, इस संचरण विधि को समझाइए। तो ये परीक्षा में पूछा भी जाता है। और इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि ये क्या संचरण होता है, आसान भाषा के अंदर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इन तीनों संचरणों को समझने से पहले आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए कि मॉड्यूलन क्या होता है, वी मॉड्यूलन क्या होता है, ट्रांसड्यूसर क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। अगर इन चीज़ों के बारे में हमें अच्छे से पता है तो ये इन 3 चीज़ों के बारे में हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो 2-2 मिनट के छोटे छोटे टॉपिक हैं, मैं इनकी परिभाषा बता देता हूँ, आप लोग समझने की इनको कोशिश कीजिए। इनमें सबसे पहले है मॉड्यूलन। तो अगर परीक्षा में आता है कि मॉड्यूलन से क्या तात्पर्य है या मॉड्यूलन किसे कहते हैं, तो इसके अंदर हम लोग एक छोटी सी परिभाषा लिखेंगे। इसकी परिभाषा होती है, जब निम्न आवृत्ति के संदेश संकेत को किसी उच्च आवृत्ति के वाहक तरंग के ऊपर अध्यारोपित किया जाता है तो अध्यारोपण की इस घटना को मॉड्यूलन कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में अगर इसको बोले तो व्हेन लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल इज सुपर इम्पोज्ड ऑन हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, दिस फिनोमेना ऑफ सुपर इम्पोजिशन इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। ठीक है, सिंपल से इसकी परिभाषा है।
और भी हम इसे देसी भाषा में भी समझ सकते हैं। मान लीजिए ये कोई कैरियर है, कोई वाहन है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, और हमारे पास में कोई सामान है, हमें उस सामान को ए स्थान से बी स्थान तक पहुंचाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे सामान को इस बस के ऊपर लोड कर देंगे। इस बस के ऊपर हम हमारे सामान को लोड कर देंगे, और ये वाहन यहाँ पहुँचने पर हम हमारे सामान को वापस यहाँ से नीचे उतार लेंगे। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को तो कहते हैं मॉड्यूलन, और इस प्रोसेस को कहते हैं डीमॉड्यूलन, यानी मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशंस। इसी तरीके का हम लोगों का ये है। अब आप लोग ध्यान रखिए, जो सामान हम लोगों ने यहाँ पे रखा है, ये तो है हमारा संदेश संकेत, ठीक है, मैसेज सिग्नल है, ये हमारा संदेश संकेत है। संदेश संकेत जो होता है, इसकी जो आवृत्ति होती है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है, यानी इसकी आवृत्ति है वो कैसी है, इसकी आवृत्ति है निम्न आवृत्ति। और जो हमारा ये वाहन है, वाहक है, ठीक है, ये हमारा वाहक तरंग बोल सकते हैं हम लोग इसको। इसकी जो आवृत्ति होती है वो होती है उच्च आवृत्ति, ठीक है। और ये हमारा जो मैसेज सिग्नल है बच्चों, आप लोग ध्यान रखना, हम लोग जो भी बोलते हैं, हमारे मुंह से जो साउंड निकलता है उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और उस फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होती है, ये रेंज होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, के का मतलब किलो, किलो का मतलब होता है बच्चों 1000। एक शब्द और आता है एम, एम का मतलब होता है बच्चों मेगा, मेगा का मतलब यहाँ 10 की पावर 3 है, तो यहाँ 10 की पावर 6 होता है। एक शब्द आता है गीगा, इसका मतलब 10 की पावर 9, ठीक है। ये कुछ शब्द है, आप लोग ध्यान रखना। किलो का मतलब दो, किलो से ज़्यादा मेगा है, मेगा से ज़्यादा गीगा है। तो ये जो आवृत्ति होती है, इसको हम लोग कम मानते हैं, निम्न है। 10 की पावर 6 को हम लोग मानेंगे उच्च, 10 की पावर 9 भी उच्च ही है आपका। तो ये निम्न आवृत्ति का जो संदेश संकेत है, इसको हम लोग क्या करेंगे, उच्च आवृत्ति के वाहक तरंग के ऊपर अध्यारोपित करेंगे, ठीक है। इस अध्यारोपण की घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, मॉड्यूलन कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से मेरे रिश्तेदारों से अगर बात करनी है, तो मैं क्या करूँगा, अपने जेब में से फ़ोन निकालूंगा, फ़ोन निकाल के 10 डिजिट का जो नंबर होगा वो नंबर टाइप करूँगा, तो पर्टिकुलरली एक फ्रीक्वेंसी हो गई। फिर उस पर जैसे ही कॉल करूँगा तो दूरस्थ स्थान में मेरे जो रिश्तेदार बैठे हैं उनसे मेरी बात होगी। तो इसमें होता क्या है, हम लोग जो भी बोलते हैं अपने मुँह से, इसके अंदर साउंड वेव होती है, और साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। तो जैसे हम लोग फ़ोन पे हेलो बोलते हैं, तो हमारा जो ये मैसेज सिग्नल है, ये मैसेज सिग्नल क्या होता है, सुपर इम्पोज होगा किस पर, वाहक तरंग के ऊपर। वाहक तरंग के ऊपर सुपर इम्पोज होता है, वाहक तरंग की आवृत्ति होती है वो उच्च आवृत्ति होती है। जैसे सुपर इम्पोज हुआ तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेशन। अब देखो होता क्या है, ये जो सारी प्रक्रिया हुई, ये सारी प्रक्रिया फ़ोन के अंदर होती है, सारी प्रक्रिया फ़ोन में होती है। फ़ोन के अंदर एक ट्रांसमीटर भी लगा रहता है, आप लोग ध्यान रखना, फ़ोन के अंदर एक ट्रांसमीटर लगा रहता है। और जैसे ही हम लोग कोई भी 10 डिजिट के नंबर टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद में पर्टिकुलरली एक फ्रीक्वेंसी होगी। हम लोग यहाँ से जो भी हेलो बोलते हैं, ये हमारा जो मैसेज होता है ये लो फ्रीक्वेंसी का होता है। जैसे हम लोगों ने नंबर टाइप किए, एक पर्टिकुलरली फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। ये पर्टिकुलरली फ्रीक्वेंसी का जो संदेश हुआ वो इस ट्रांसमीटर की सहायता से नियर बाई जो टावर होता है उस टावर पे जाएगा, ठीक है, नियर बाई टावर पे जाएगा। इस टावर को भी हम लोग ट्रांसमीटर टावर ही बोलते हैं। और जो मॉड्यूलन की प्रक्रिया है वो सारी की सारी प्रक्रिया यहाँ हो जाएगी। हम लोग जो साउंड निकालते हैं उसमें लो फ्रीक्वेंसी होगी, हमारे फ़ोन के अंदर ही मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। उस लो फ्रीक्वेंसी के मैसेज सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी के कैरियर वेव के ऊपर सुपर इम्पोज होना, फिर यहाँ के अंदर ट्रांसमीटर एक एंटीना लगा रहता है, उसके माध्यम से ये जो मॉड्यूलेटेड जो तरंग है ये हमारे नियर बाई टावर पर पहुँचती है। नियर बाई टावर के पास में पहुँचने के बाद में इसके पास वाले टावर पर पहुँचेगी। फिर ये प्रक्रिया ऐसे करते 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 लास्ट में रिसीवर तक पहुंच जाती है। जो भी उपयोगकर्ता होता है, यूज़र होता है, उसके फ़ोन तक ये प्रक्रिया चली जाती है। तो आप लोग ध्यान रखना बच्चों, यहाँ जब संदेश इसके पास में जाएगा, रिसीवर के पास में जब संदेश जाता है तो उसके पास में संदेश कैसा है, उसके पास में तो ऐसा संदेश आया, यानी उसके पास में जो संदेश आया है वो सुपर इम्पोज्ड हुआ है, वो अध्यारोपित हुआ है वाहक तरंग के ऊपर। तो यूज़र क्या करेगा, अनलोडिंग करेगा, जो लोडिंग हुआ है सामान का, यहाँ से इस सामान को वापस प्राप्त करेगा, यानी अपने मैसेज को वापस प्राप्त करेगा वाहक तरंग से
निकालने का। तो जब हम लोग निम्न आवृत्ति के संदेश संकेत को उच्च आवृत्ति के वाहक तरंग से प्राप्त करते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे मॉड्यूलन। तो आप लोग समझ गए होंगे मॉड्यूलन के अंदर तो क्या होता है, जो निम्न आवृत्ति का जो संदेश संकेत होता है उसको उच्च आवृत्ति के वाहक तरंग के ऊपर अध्यारोपित कराते हैं। इस घटना को बोलते हैं मॉड्यूलन। और जब निम्न आवृत्ति के संदेश संकेत को उच्च आवृत्ति के वाहक तरंग से प्राप्त किया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं विमॉड्यूलन। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अक्सर परीक्षा में ये वाला पूछ लेते हैं, मॉड्यूलन से क्या तात्पर्य, 2 नंबर का या 1 नंबर का पूछ लेते हैं। उसके बाद में देखो बच्चों, यहाँ एक शब्द और है, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या करता है? ये ध्वनि संकेतों को विद्युत चुंबकीय संकेतों में परिवर्तित करता है या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों को ध्वनि संकेतों के अंदर परिवर्तित करता है। ठीक है, ट्रांसड्यूसर। क्योंकि तो सिंपल सी बात है, हम लोग फ़ोन के ऊपर हेलो बोलते हैं तो वो साउंड वेव होती है। अब साउंड वेव होती है पर तारों के अंदर साउंड वेव थोड़ी जाती है। तारों के अंदर जो वेव जाती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाती है। तो इस जो साउंड वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। तो ट्रांसड्यूसर सिंपल सी परिभाषा हो गई, जब ध्वनि संकेतों को विद्युत चुम्बकीय संकेतों में रूपांतरित करने की प्रक्रिया को ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। ये प्रक्रिया भी क्या होती है? ये भी फोन में हो जाती है। ठीक है ना, ट्रांसड्यूसर भी कहाँ लगा रहता है? फोन में लगा रहता है। जैसे हम लोग हेलो बोलेंगे, उस हेलो को तुरंत वो विद्युत चुम्बकीय तरंग में कन्वर्ट कर देता है। और ध्यान रखना, ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होती है? कम होती है, किलोहर्ट्ज, ये रेंज कम है। उसको विद्युत चुम्बकीय तरंग के अंदर हम लोग रूपांतरित करते हैं तो उसकी आवृत्ति बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद में बच्चों 2 शब्द आप लोगों को और ध्यान रखना, एक तो होता है अपवर्तन और एक होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये दोनों चीज़ें आप लोग और ध्यान रखना। इसको मिटा देता हूँ मैं, इसको भी मिटा देता हूँ। विद्युत चुम्बकीय तरंग, हम लोग जानते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है? विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र के कंपन के कारण उत्पन्न तरंग को विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। आगे देखिए बच्चों, अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन के अंदर 2 नियम हैं। एक नियम तो क्या है कि जब मान लीजिए यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ, ये कोई एक सतह हो गई, इस सतह से ऊपर का जो माध्यम है ये माध्यम तो कैसा है? विरल माध्यम है। नीचे का माध्यम कैसा है? सघन माध्यम है। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे रेयर मीडियम, इसको बोलेंगे अंग्रेजी में डेंस मीडियम। ठीक है, अब देखो अपवर्तन क्या होता है? मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है, विरल माध्यम से आई और ये किधर जाना चाह रही है? सघन माध्यम के अंदर जाना चाह रही है। तो क्या होता है, इनका जो कॉन्टैक्ट बिंदु होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, तो ये प्रकाश की किरण सीधी न जाकर, ऐसे सीधी न जाकर, ये जो प्रकाश की किरण है ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तन का नियम कहते हैं। इसमें ध्यान रखना, इस वाली किरण को बोलेंगे आपतित किरण, इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण और इसको बोलेंगे हम लोग अभिलंब। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोल देते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोल देते हैं रिफ्रैक्टिव रे और इसको बोल देते हैं नॉर्मल। ठीक है, अगर इस प्रक्रिया को अगर हम लोग उल्टा करना चाहें, ठीक है, उल्टा करना चाहें या फिर यहाँ सघन रखते हैं, यहाँ विरल रखते हैं। उल्टा करने मतलब मैं इधर से रे को निकाल देता हूँ। मान लीजिए ये वाली तो आपकी कैसी थी? आपतित किरण, और ये वाली थी आपकी अपवर्तित। ठीक है, इसको उल्टा करने का मतलब लाइट इस बार इधर से आ रही है। ठीक है, यानी प्रकाश की किरण इस बार सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आ रही है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आती है तो यहाँ अभिलंब से ये सीधा न जाकर अभिलंब से ऐसे दूर हट जाती है। ठीक है ना, ये सीधा न जाकर अभिलंब की ओर नहीं मुड़ी, इस बार अभिलंब से दूर हट गई। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तन का नियम बोलते हैं। तो अपवर्तन में आप लोग दोनों नियम ध्यान रखना। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती है तब तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। आप लोग ध्यान रखना कि जो सघन माध्यम होता है, आप लोग ध्यान रखना बच्चों, जो सघन माध्यम होता है, जो डेंस मीडियम होता है, इसका अपवर्तनांक विरल माध्यम की अपेक्षा अधिक होता है। इसका परावैद्युतांक भी विरल माध्यम की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, ये 2 चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखना, यानी विरल का कम होता है, इनका ज़्यादा होता है। तो ये तो हुआ अपवर्तन। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, परीक्षा में प्रश्न भी पूछा गया है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की 2 आवश्यक शर्त लिखिए। तो आप लोग ध्यान रखना, पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। देखिए,
ये मान लेते हैं हम लोग कोई माध्यम है, सॉरी ये आपका माध्यम, इसके नीचे का ये कोई सतह है, इसके नीचे का माध्यम सघन माध्यम है, इसके ऊपर का माध्यम विरल है। ठीक है, विरल है हम लोग मान सकते हैं ये कोई हवा है, और सघन में हम लोग यहाँ जल ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं। अब देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, इसके लिए जो दो शर्त है आप लोग ध्यान रखना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक दो शर्त है। पहली शर्त तो ये कि प्रकाश की जो किरण होती है उसे वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गमन करना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, आपतन कोण का मान सदैव क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, सदैव क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूं कि आप लोगों को पता होगा आपतन कोण क्या होता है। ठीक है, अपवर्तन कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण क्या होता है। ठीक है, हम लोग छोटी कक्षाओं में इन चीज़ों के बारे में सीख चुके हैं। तो दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन क्या हो गया, द रे शुड गो फ्रॉम डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम, और सेकंड हो गया इंसिडेंट एंगल है शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ये दो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट फॉलो करने चाहिए। अगर दोनों पॉइंट फॉलो होंगे तभी हम लोग कहेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, आप लोग ध्यान रखना, जब कोई प्रकाश की किरण है सघन माध्यम से गमन करते हुए, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गमन करते हुए जब जाती है, तो यदि आपतन कोण का मान, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आई और यहाँ लिख रहा हूँ सी, आई सी, और यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है तो इस स्थिति में आपतित प्रकाश पुनः उसी माध्यम में मुड़ जाता है। प्रकाश की इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम मतलब सघन माध्यम में, पुनः उसी माध्यम में ही मुड़ जाती है। प्रकाश की इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, वैसे देखिए प्रकाश की किरण गई कैसे, सघन माध्यम से, और जा कहाँ रही थी, विरल माध्यम की ओर जा रही थी। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन, आपतन कोण का मान किससे अधिक होना चाहिए, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए क्रांतिक कोण का मान 30 डिग्री है, मान लेते हैं क्रांतिक कोण का मान कितना है, 30 डिग्री है, तो आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए, 30 से ज़्यादा ही होना चाहिए। मान लीजिए 30.1 हो, चाहे कितना भी हो, क्रांतिक कोण से ज़्यादा होगा। उसी स्थिति में प्रकाश की किरणें इस माध्यम में पुनः लौट आती है। अगर ज़्यादा नहीं होगा, यदि मान लीजिए आपतन कोण का मान 29 डिग्री है, उस स्थिति में क्या होगा, प्रकाश की किरण इस माध्यम में नहीं आएगी। फिर उसके पश्चात प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है तो इसका अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है, देखो ये जो चीज़ें हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, ये हमारे इन संचरण की विधियों में कैसे काम आएंगे, ये इसलिए काम में आएंगे, हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास में जो ट्रांसमीटर टावर रहेगा उस ट्रांसमीटर टावर से हम लोग मैसेज भेजेंगे और मैसेज जाके फिर पुनः रिसीवर तक पहुंचेगा। तो हमारा मैसेज जा रहा है और पुनः हम ही तक पहुँच रहा है, तो कहने का मतलब हमारा मैसेज जा रहा है पुनः हम ही तक पहुँच रहा है। तो इस प्रक्रिया में हमें क्या करना पड़ेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन करवाना पड़ेगा। अर्थात हमें ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न करनी पड़ेगी कि नीचे तो हो सघन माध्यम और ऊपर हो विरल माध्यम। अब हम लोग देखते हैं किस प्रकार से इन संचरण में इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो मिटा देता हूं मैं इसको। इसको भी मिटा देता हूं। अब ये विद्युत चुम्बकीय तरंग की संचरण विधियों देखते हैं हम लोग। उसमें से सबसे पहला देखते हैं हम लोग भू तरंग संचरण, फिर देखेंगे आकाश तरंग संचरण, फिर देखेंगे व्योम तरंग संचरण। तो पहला है भू तरंग संचरण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग
इंग्लिश में इसको बोल देंगे ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी, और यहाँ हम लोग एक टावर लगा देते हैं, ठीक है, जो हम लोग अपने चारों तरफ देखते हैं कुछ उसी प्रकार का टावर है, ठीक है। एक टावर यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। इस टावर से सिग्नल निकलेगा, मैसेज निकलेगा, तो इस टावर को बोलते हैं ट्रांसमीटर टावर, और यहाँ हमें सिग्नल वापस प्राप्त होगा, तो इसलिए हम लोग इसको बोल देते हैं रिसीवर टावर, ठीक है। ट्रांसमीटर टावर और ये रिसीवर टावर या एंटीना, हिंदी में इसको बोल देंगे हम लोग प्रेषित्र एंटीना, और इसको बोल देंगे हम लोग अभिग्राही एंटीना, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, जो भी मैसेज सिग्नल जाता है इसके अंदर, इसमें देखो लो फ्रीक्वेंसी का मैसेज सिग्नल ही भेजते हैं हम लोग, तो इसमें जो सिग्नल जाएगा वो पृथ्वी के सहारे गमन करता हुआ रिसीवर एंटीना तक पहुंचता है। हम लोगों ने कल देखा था कि ये जो देखो बच्चों, ये जो तरंग जा रही है यही आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसके अंदर 7 तरह की ये तरंग हम लोगों ने देखी थी। तो उसमें मैंने आप लोगों को कल बताया था कि रेडियो वेव जो होती है उसको हम लोग टीवी और जो रेडियो कम्युनिकेशन में काम में लेते हैं, तो यहाँ हम लोग रेडियो वेव, रेडियो तरंग का ही उपयोग करते हैं। इसमें देखो होता क्या है, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है इसको हम लोग डायग्राम में कुछ ऐसा बनाया था मैंने कल, आपको याद होगा, ठीक है। ये इधर इनका संचरण हो रहा है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर जो कंपोनेंट है ये वाला इलेक्ट्रिक वाला कंपोनेंट है, विद्युत वाला कंपोनेंट है ये, और एक इसके अंदर कंपोनेंट होता है एक इसमें कंपोनेंट होता है आप लोगों का चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ये जो कंपोनेंट होते हैं ये परस्पर लंबवत होते हैं, ई, बी और सी, ये परस्पर संचरण की दिशा, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र ये परस्पर लंबवत होते हैं, और ए, बी और सी में जो संबंध होता है वो होता है ई बराबर सी बी, ठीक है। कोई न्यूमेरिकल में प्रश्न पूछ ले, विद्युत क्षेत्र दे दे, सी का मान हमें पता ही है 3 × 10⁸ और बी का मान पूछे तो सी का इधर भाग लगा देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र निकल जाएगा। तो कैसे भी अगर एक मान दे दे विद्युत क्षेत्र तो चुंबकीय क्षेत्र का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ जो ये तरंग, यहाँ से जो तरंग गई है, ये जो तरंग है विद्युत चुंबकीय तरंग, ये विद्युत चुंबकीय तरंग में भी कौन सी तरंग, रेडियो तरंग, ठीक है, जो इस प्रकार से ये गमन करती है। कोई सी भी तरंग हो, चाहे रेडियो चाहे कोई सी, सारी की सारी तरंगें इसी प्रकार से गमन करती है, पर हम लोग टीवी कम्युनिकेशन में, रेडियो कम्युनिकेशन में रेडियो वेव का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो भूतरंग संचरण है इसके अंदर क्या होता है, प्रेषित्र एंटीना से जो रेडियो तरंग होती है वो पृथ्वी के सहारे गमन करते हुए अभिग्राही एंटीना तक पहुँचती है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो भूतरंग जो संचरण है, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन है, इसके अंदर आप लोग ध्यान रखना, इसके अंदर एक पॉइंट तो आप लोग ये ध्यान रखना कि एंटीना, प्रेषित्र एंटीना और जो अभिग्राही एंटीना है इनके बीच की जो दूरी होती है वो दूरी क्या होती है, सीमित होती है, ठीक है। एक ध्यान रखना, प्रेषित्र एंटीना और अभिग्राही एंटीना के बीच की जो दूरी होती है वो सीमित होती है। सीमित इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी का जो आकार होता है वो वक्राकार होता है, यानी गोल होता है। पृथ्वी सपाट नहीं है, पृथ्वी गोल है। गोल होने के कारण इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो एरिया होता है प्रसारण का, वो क्या होता है, सीमित होता है। वो भी होता है लगभग 500 किलोमीटर तक की, ठीक है। यानी इससे ज़्यादा दूरी तक हम लोग संदेश नहीं भेज सकते भूतरंग संचरण में। और दूसरा है, यहाँ हम जो संदेश भेजते हैं वो जो संदेश होता है वो होता है लो फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, निम्न आवृत्ति का संकेत होता है, यानी फ्रीक्वेंसी होती है लेस देन 1 मेगाहर्ट्ज, यानी 1 मेगाहर्ट्ज से भी कम आवृत्ति का जो संदेश संकेत होता है वही हम लोग प्रेषित्र एंटीना से अभिग्राही एंटीना तक भेजते हैं। तो ये दो इसकी कमी है, इसलिए हम लोग इसका ज़्यादा उपयोग नहीं करते,
ठीक है। तो आप लोग भूतरंग संचरण के अंदर क्या ध्यान रखोगे, भूतरंग संचरण में ध्यान रखना एक तो इसमें जो संदेश जाता है वो लो फ्रीक्वेंसी का होता है, और एंटीना और जो आप लोगों का ट्रांसमीटर एंटीना और रिसीवर एंटीना, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना वो भी कम होती है, लगभग 500 किलोमीटर होती है और लो फ्रीक्वेंसी का होता है। इसके बाद में अगला देखते हैं अपन। ठीक है, इसमें लिमिटेशंस हैं, इसलिए हम लोग इस तरह का जो कम्युनिकेशंस है वो हम लोग यूज़ नहीं करते। इसके बाद में भूतरंग संचरण के बाद में जो अगला टॉपिक है अपना, अगला है अपना आकाश तरंग संचरण। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं स्पेस वेव प्रोपेगेशन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, स्पेस वेव प्रोपेगेशन। देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम लोग अपना जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाला केस था वो हम लोग देखेंगे कि इसमें कैसे काम में लिया जाता है। तो पहले हम लोग इसको समझते हैं। ये अपनी पृथ्वी, हम लोगों को पता है कि पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे मंडल बने हुए हैं। जैसे पृथ्वी के ऊपर एक मंडल बना हुआ है शौभ मंडल, एक बना हुआ है इसके ऊपर है आप लोगों का समताप मंडल, समताप मंडल के ऊपर आपका बना हुआ है ओजोन मंडल, ओजोन मंडल के ऊपर बना हुआ है आयन मंडल, और आयन मंडल के ऊपर बना हुआ है बहिर्मंडल। इनकी ऊंचाई भी वैसे अलग अलग किताबों में अलग अलग दी हुई रहती है, फिर भी आपके जो RBSC की बुक है उसमें दे रखा है कि पृथ्वी के सतह से सौरमंडल की जो ऊंचाई है वो लगभग 16 किलोमीटर है, समताप मंडल की है लगभग 50 किलोमीटर, कुछ जगह 32 किलोमीटर भी आता है। ये है 80 किलोमीटर ओजोन, और ओजोन से ऊपर आयन मंडल है, ये आपका है लगभग 600 किलोमीटर तक। ठीक है, ये आप लोगों के इसके अंदर दे रखी है। सॉरी, इसको करते हैं हम लोग 32 किलोमीटर, इसको करते हैं हम लोग 50 किलोमीटर तक, और इसको करते हैं 80 किलोमीटर तक। ये हो गया 0 से 16 सौरमंडल, और 16 से 50 किलोमीटर तक हो गया समताप मंडल, 50 से 80 किलोमीटर तक हो गया ओजोन मंडल, और 80 किलोमीटर से इसको थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, और 80 किलोमीटर से तकरीबन 600 किलोमीटर तक ये होता है आप लोगों का आयन मंडल। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या होता है आकाश तरंग संचरण में। ठीक है, ये आपका सौरमंडल है, यहाँ हम लोग हमारे पृथ्वी के ऊपर 2 टावर बना देते हैं। ये बना दिए 2 टावर, ये आपका ट्रांसमीटर टावर है, और इधर हम लोगों ने बना दिया रिसीवर टावर। अब देखिए ट्रांसमीटर जो टावर है, यहाँ से हम लोग कोई संदेश भेजेंगे, और ये हमारा जो मैसेज सिग्नल होगा ये घूम फिर कर हमारा कहाँ आना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए। भूतरंग संचरण में तो क्या हो रहा था, भूतरंग संचरण में जो भी हम लोग संदेश भेज रहे थे वो संदेश पृथ्वी के सारे रिसीवर तक पहुँच रहा था। उसके अंदर क्या था कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी वो सीमित थी, 500 किलोमीटर के आसपास उनकी डिस्टेंस थी, और जो भी हम लोग संदेश हम लोग भेज रहे थे वो लो फ्रीक्वेंसी का संदेश भेज रहे थे। लो फ्रीक्वेंसी का संदेश इसलिए भेज रहे थे कि अगर हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी का संदेश भेजते हैं ना, तो हाई फ्रीक्वेंसी के संदेश संकेत में क्या होता है कि वो संकेत जब पृथ्वी के सारे जाता तो उसके अंदर क्या होता है कि संकेत का जो विद्युत क्षेत्र का जो घटक होता, जो भी हम लोगों का जो संकेत है विद्युत चुंबकीय जो तरंग है उसका जो विद्युत क्षेत्र वाला जो घटक होता, तो विद्युत क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक होता है वो पृथ्वी के कारण उसकी ऊर्जा धीरे धीरे क्या होती है, घट जाती है। तो ऊर्जा में कमी होने के कारण हम लोग भूतरंग संचरण का उपयोग नहीं करते। तो आकाश तरंग संचरण में क्या है कि यहाँ से संदेश जाएगा, संदेश को हमें रिसीवर तक प्राप्त करना है, इसके लिए हम लोग सौरमंडल का उपयोग करते हैं। तो सौरमंडल के लिए इसमें सबसे आवश्यक शर्त ये है कि एक तो सौरमंडल के अंदर यहाँ बादलों की उपस्थिति होनी चाहिए। देखो बादलों की उपस्थिति होने से क्या होगा, नीचे की जो हवा है ये हवा तो रहेगी शुष्क, और यहाँ वाली जो हवा रहेगी ये हवा रहेगी नम।
अब आप लोग ध्यान रखना, शुष्क हवा का जो परावैद्युतांक होता है वो होता है अधिक, और नम हवा है इसका जो परावैद्युतांक है जो K है वो क्या होता है, कम होता है। तो अगर शुष्क हवा का, शुष्क वायु का अगर परावैद्युतांक अधिक होगा तो इसका मतलब यहाँ की हवा तो क्या है, सघन है, और यहाँ की हवा क्या है, विरल है। तो कहने का मतलब सौरमंडल के अंदर ही एक जगह तो आप लोगों का सघन माध्यम बन गया और ऊपर आपका क्या बन गया, विरल माध्यम बन गया। तो कहने का मतलब है यहाँ से अगर कोई भी संदेश संकेत यहाँ से अगर जाता है तो वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रहा है। फिर आप लोगों को पता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होनी चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे एंगल पे भेजते हैं कि इंसिडेंट एंगल यानी आपतन कोण है उसका मान सदैव क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। वैसी स्थिति में क्या होगा, हमारा जो ये संकेत है ये यहाँ से टकराकर पुनः परावर्तन के फलस्वरूप पुनः हमें रिसीवर तक प्राप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब हमें हमारा सिग्नल वापस पुनः पृथ्वी पे प्राप्त करने के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस घटना को घटित होने के पश्चात हमें हमारा संकेत प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ आप लोग ध्यान रखना, यहाँ से अगर जो संकेत जा रहा है, यहाँ से जो संकेत जा रहा है, ये संकेत की आवृत्ति तो क्या होती है, संकेत की आवृत्ति होती है निम्न आवृत्ति। तो हमारा जो संकेत है वो संकेत कैसा है, निम्न आवृत्ति का संकेत है। पर निम्न आवृत्ति के संकेत को हम लोग सीधा नहीं भेज सकते। निम्न आवृत्ति के संकेत को अगर हम लोग सीधा भेजेंगे तो माध्यम के अंदर कुछ ना कुछ नॉइस या रव वो माध्यम के अंदर इस संकेत पे आएगा, और इस संकेत पे आने से हमारा संकेत है वो उसी क्वालिटी का हमारे रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस निम्न आवृत्ति के संकेत को, यानी एक तरह से ये हमारा वो लगेज हो गया, इस निम्न आवृत्ति के संकेत को हम लोग क्या करेंगे, उच्च आवृत्ति के वाहक तरंग के ऊपर अध्यारोपित करेंगे। यानी इस संकेत को इस उच्च आवृत्ति के वाहक तरंग के ऊपर अध्यारोपित करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर अध्यारोपित करेंगे, इसके ऊपर इसको अध्यारोपित करेंगे। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, मॉड्यूलन कहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ से जो संकेत जा रहा है वो संकेत कैसा होगा, वो संकेत आप लोगों का होगा या तो रेडियो बोल दो या फिर विद्युत चुम्बकीय तरंग भी बोल सकते हैं, रेडियो मॉड्यूलित वाहक तरंग। ठीक है ना, यहाँ से जो संदेश जो संकेत जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियो मॉड्यूलित वाहक तरंग, या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं विद्युत चुम्बकीय मॉड्यूलित वाहक तरंग। इसका मतलब हमारा जो ये मैसेज सिग्नल है जो लो फ्रीक्वेंसी का, ये उसके ऊपर सुपर इम्पोज्ड हो चुका है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या आ गई, आकाश तरंग संचरण की परिभाषा आ जाएगी कि जब सौरमंडल की सहायता से पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के पश्चात परिक्षेत्र एंटीना से रेडियो मॉड्यूलित वाहक तरंग पृथ्वी पर स्थित अभिगराही एंटीना तक पहुंचता है, तो इसी संचरण को हम लोग आकाश तरंग संचरण कहते हैं। ठीक है, प्रक्रिया आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे हम लोग भूतरंग संचरण में जो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर रहे थे वो 1 मेगाहर्ट्ज से कम कर रहे थे। इसमें जो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करेंगे उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ये होती है लगभग 100 मेगाहर्ट्ज से लेके 200 मेगाहर्ट्ज तक। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो भी मैसेज सिग्नल होता है वो इस प्रकार से रिसीवर तक पहुंचता है। अब अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा कर दें तो क्या होगा, इससे ज़्यादा कर देंगे तो क्या होता है, इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का अगर हम लोग रेडियो मॉड्यूलित वाहक तरंग भेजेंगे तो उस स्थिति के अंदर जो हमारा संकेत जाएगा ना तो वो सौरमंडल से भी पार हो जाएगा, तो सौरमंडल से भी क्रॉस कर जाएगा। सौरमंडल से क्रॉस कर जाएगा तो उस स्थिति में एक नई संचरण विधि आती है जिसके द्वारा हमारा संकेत रिसीवर तक पहुंचता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, आयन मंडल का इस्तेमाल करते हैं। उसमें हम लोग आयन मंडल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें ये हमारा संकेत ऊपर क्यों गया, क्योंकि इसमें हमारी जो फ्रीक्वेंसी थी भेजने की, संकेत को भेजने की जो फ्रीक्वेंसी है वो इससे भी ज़्यादा हो गई। इससे भी ज़्यादा होने के कारण हमारा जो संकेत है वो आयन मंडल तक पहुँच जाता है। ठीक है, अगर ये इसकी जो रेंज है वो अगर 100 से 200 के आसपास है तब तो ये हमारे सौरमंडल से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात रिसीवर तक पहुंचेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। इसके बाद में हम लोग देखते हैं व्योम तरंग संचरण। ठीक है, आकाश और जो व्योम एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। व्योम को हम लोग बोलते हैं
स्काई वेव प्रोपोगेशन। ध्यान रखना, पहले वाले को बोलेंगे स्पेस वेव प्रोपोगेशन और इसको हम लोग बोलते हैं स्काई वेव प्रोपोगेशन। एक सेकेंड ध्यान रखना, पीछे वाला जो बताया है वो आप लोगों का स्काई वेव प्रोपोगेशन है, व्योम तरंग संचरण है, ठीक है ना। जो पीछे वाला हम लोगों ने बताया था वो व्योम तरंग संचरण है, स्काई वेव प्रोपोगेशन बताया था, जो सौरमंडल की सहायता से होता है। और जो आयन मंडल की जो सहायता से होगा वो आप लोगों का आकाश तरंग संचरण है। ठीक है, जो पीछे वाला हम लोगों ने जो हेडिंग डाली थी वो आप लोगों का व्योम तरंग संचरण था, ठीक है। जो पीछे वाला हम लोगों ने किया ना वो आप लोगों का व्योम तरंग संचरण है, स्काई वेव प्रोपोगेशन, क्योंकि इनके इंग्लिश में नाम सेम है तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, आप लोग ध्यान रखना। वो व्योम तरंग संचरण था जो सौरमंडल की सहायता से हुआ था, ठीक है। इस बार हम लोग आयन मंडल की सहायता से करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे आकाश तरंग संचरण, स्पेस वेव प्रोपोगेशन। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये आपकी पृथ्वी, इसमें हम लोग आयन मंडल की सहायता से वही सारी प्रक्रिया है, हमारे संकेत को पुनः पृथ्वी से पृथ्वी तक ही प्राप्त करना। तो देखिए इसमें आयन मंडल का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग मान लेते हैं आयन मंडल है आपका ये वाला, ठीक है। पृथ्वी सतह से अगर देखते हैं इसकी ऊंचाई, तो पृथ्वी सतह से इसकी ऊंचाई आ जाती है 80 किलोमीटर से लेके 600 किलोमीटर तक। एक टावर यहाँ लगा देते हैं और एक टावर यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। ये वाला जो टावर है ट्रांसमीटर टावर और ये वाला टावर आपका रिसीवर टावर, ठीक है। हम लोग हमारे संकेत को यहाँ से भेजेंगे और यहाँ से जाके संकेत पुनः रिसीवर तक आएगा। तो वही प्रक्रिया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना चाहिए, नीचे का माध्यम सघन होना चाहिए और ऊपर का माध्यम विरल होना चाहिए, तभी तो प्रकाश है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है। और जब आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होगा तो पुनः हमारे उसी माध्यम के अंदर लौट आएगा और हम लोग रिसीवर पर इसको प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए कैसे यहाँ पर नीचे सघन आता है, कैसे ऊपर विरल आता है, किस प्रकार की घटना घटित होती है। ऊपर यहाँ सन भी बना देते हैं, सूर्य है जो पृथ्वी से तकरीबन 1.5 लाख किलोमीटर दूर है। अब क्या होता है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, यहाँ से देखिए जब सूर्य का प्रकाश जब ऊपर से आता है तो देखिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये है तकरीबन 520 किलोमीटर, ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर हम लोग यहाँ पहुँच जाते हैं तो 520 किलोमीटर के बाद में हम लोग आयन मंडल के दूसरे छोर पे पहुँचेंगे। इसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ पहुँचते हैं, प्रकाश अगर यहाँ पहुँचा तो प्रकाश को यहाँ आने में कितने डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, 520 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी यहाँ से यहाँ पे। तो जब सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पहुँचता है उस समय देखिए क्या होता है, जो आप लोगों का ये आयन मंडल है, जो आप लोगों का ये आयन मंडल है, आयन मंडल के अंदर बहुत सारे आयन्स होते हैं। देखिए इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे आयन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयन मंडल के अंदर बहुत सारे आयन होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश इस आयन मंडल के अंदर प्रवेश करता है और धीरे धीरे 520 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यहाँ पहुँचता है, तो उस परिस्थिति के अंदर क्या होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश पहुँचेगा तो सूर्य के प्रकाश में इधर तपन ज़्यादा होता है। देखो पास में तपन ज़्यादा होगा, धीरे धीरे इसकी जो तपन, इसकी इंटेंसिटी होगी वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है। जब सूर्य का प्रकाश हाई इंटेंसिटी से यहाँ आता है तो क्या होगा, यहाँ के जो आयन्स है उनके बीच के अंदर गैप बढ़ जाएगा, ठीक है ना। सूर्य का प्रकाश से यहाँ जो आयन है उनके बीच में गैप बढ़ जाएगा। फिर इसके नीचे वाली जो आयन की जो लेयर थी इनके बीच के अंदर गैप कम बढ़ेगा, ठीक है, इनके बीच में गैप, ठीक है। यहाँ बहुत सारे आयन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ। फिर इसके नीचे वाली जो लेयर होगी इनके बीच में और कम डिफरेंस होगा, ठीक है। जैसे जैसे सूर्य प्रकाश आगे बढ़ता जाएगा और यहाँ वाले आयन्स होंगे इनके बीच में और ही कम
डिस्टेंस होगा। यानी अब सूर्य का प्रकाश है 500 किलोमीटर दूरी तय कर चुका है, ठीक है ना, इनके बीच में, यहाँ से यहाँ तक। तो जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश आगे आएगा, जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश आगे आएगा, तो यहाँ का जो सूर्य का प्रकाश है उसमें इंटेंसिटी ज़्यादा है, उसका तपन ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ के आयन होंगे वो दूर दूर हो जाएंगे। आगे जैसे प्रकाश आएगा इनके आयन भी दूर दूर होंगे, पर उतने दूर नहीं होंगे जितने ये वाले हुए हैं, ये कम दूर दूर होंगे, इसके आगे वाले और कम दूर दूर होंगे, यहाँ वाले आयन और कम दूर दूर होंगे। तो और कम दूर होंगे तो होगा क्या, यहाँ तो आयन की डेंसिटी ज़्यादा है और ऊपर जो आयन है उनकी डेंसिटी कम है, यानी यहाँ घनत्व ज़्यादा है, यहाँ घनत्व कम है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, यहाँ इस स्थिति के अंदर, ठीक है ना, इन आयन का घनत्व अलग है और ये जो ऊपर वाले आयन है इनका घनत्व अलग है। तो यहाँ जो आयन होंगे उनका घनत्व अधिक होने के कारण यहाँ सघन माध्यम आ जाएगा और यहाँ आयन के घनत्व कम होने के कारण यहाँ विरल माध्यम आ जाएगा। तो दो तरह के माध्यम जनरेट हो गए, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। अपन को भी यही करना था, ठीक है। अब यहाँ दो तरह के माध्यम जनरेट हो गए, तो अब सिंपल सी बात है, अब यहाँ से देखो, यहाँ नीचे का माध्यम पूरा सघन ही है, क्योंकि नीचे आप लोगों को पता है सौरमंडल भी है, वहाँ हवा भी है, तो नीचे का माध्यम आपका सघन है, ऊपर का माध्यम आपका क्या, विरल। तो कोई भी प्रकाश है आपका सघन माध्यम से जा रहा है किधर, विरल माध्यम की ओर। परंतु हम लोग इस सिग्नल को इस प्रकार से भेजते हैं कि ये जैसे ही वहाँ टकराएगा तो वहाँ इंसिडेंट एंगल का मान क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। तो उस स्थिति में जब हमारा जो रेडियो मॉड्यूलेट वाहक तरंग है प्रेषित्र एंटीना से गमन करते हुए आयन मंडल के अंदर प्रभावी अपवर्तनांक की स्थिति में सतह से टकराता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होती है, जिसके फलस्वरूप पुनः अभिग्राही एंटीना पर रेडियो मॉड्यूलित वाहक तरंग प्राप्त होती है। इस संचरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी संचरण को ही हम लोग बोल देते हैं आकाश तरंग संचरण। आकाश तरंग संचरण, इंग्लिश में बोल देंगे इसको स्पेस वेव प्रोपगेशन, ठीक है। तो स्पेस वेव प्रोपगेशन में आयन मंडल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना, आयन मंडल में किस प्रकार से जो नीचे आयनों का घनत्व ज़्यादा हुआ और ऊपर आयनों का घनत्व कम हुआ, क्योंकि सूर्य का प्रकाश आएगा तो सूर्य की जो इंटेंसिटी होती है ज़्यादा होती है प्रकाश की, तो जो पास वाले जो ये आयन होंगे इनके बीच में गैप बढ़ जाएगा, बढ़ने के कारण यहाँ माध्यम कैसा हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा, क्योंकि कण दूर दूर हो गए, आयन दूर दूर हो गए, और नीचे वाले जो आयन है ऊपर वालों की अपेक्षा उनमें गैप कम होगा, तो नीचे माध्यम कैसा हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग रेडियो मॉड्यूलित वाहक तरंग को अगर यहाँ से भेजेंगे तो वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है, परंतु प्रभावी अपवर्तनांक की स्थिति, प्रभावी अपवर्तनांक मतलब जहाँ सघन और विरल माध्यम मिलते हैं, वहाँ अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो उस स्थिति में हमारी जो तरंग है ये पुनः उसी माध्यम में यानी सघन माध्यम में मुड़ जाएगी और मुड़ते हुए रिसीवर तक पहुँचेगी। रिसीवर पर जब पहुँचेगी तो हमारा सिग्नल प्राप्त हो जाता है। इसी विधि से, इसी मेथड से हम लोग टीवी में जो कम्युनिकेशन होता है वो भी इसी मेथड से होता है, रेडियो के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है वो भी इसी माध्यम से होता है, जो गाड़ियों के अंदर एफएम वगैरह सुनते हैं उसमें भी इसी संचरण विधि से ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा कि मॉड्यूलन क्या होता है, हम लोगों ने देखा डी मॉड्यूलन क्या होता है, हम लोगों ने देखा ट्रांसड्यूसर क्या होता है, हम लोगों ने देखा अपवर्तन क्या होता है, हम लोगों ने देखा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, और हम लोगों ने देखा कि ये जो संचरण की जो विधियां हैं ये क्या होती है। तो तीन तरह की है, भूतरंग संचरण विधि, व्योम तरंग संचरण विधि और आकाश तरंग संचरण विधि। भूतरंग संचरण के अंदर जो संकेत भेजा जाता है वो प्रेषित्र एंटीना से अभिग्राही एंटीना के मध्य पृथ्वी के सारे भेजा जाता है। इसके अंदर हम लोग लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल इस्तेमाल में लेते हैं। देखो सबके अंदर रेडियो मॉड्यूलित वाहक तरंग ही होगी, इसमें लो फ्रीक्वेंसी का ही सिग्नल इस्तेमाल में करते हैं, क्योंकि अगर हाई फ्रीक्वेंसी का अगर इस्तेमाल करें ना इसके अंदर, तो हाई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करने से होगा क्या, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो जो पृथ्वी के सारे जाती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो विद्युत क्षेत्र वाला जो घटक होता है वो पृथ्वी से क्या होता है, लघुपतित हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो यानी कहने का मतलब एक घटक आपको देखो ऐसी तरंग आप भेज रहे हो, भूतरंग संचरण के अंदर आप लोग ऐसी तरंग भेज रहे हो, परंतु उसका एक घटक जो होगा वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है, वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, एक घटक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो हमें केवल एक घटक ही उसका प्राप्त होता है।
या इसको ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग, विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है उसको इस प्रकार से भी दर्शाते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के सारे भेजेंगे। इसमें देखो क्या होता है, जो पॉइंट्स हैं ये तो आप लोग मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट हैं, और ये वाला जो है ये हम लोग मान लेते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र वाला घटक है। तो पृथ्वी के सारे जब इस रेडियो मॉड्यूलेटेड वेव को हम लोग भेजते हैं लो फ्रीक्वेंसी को, तो होता क्या है, इसका ये वाला जो घटक होता है, ये वाला जो घटक होता है वो लघुपतित हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ये वाला नहीं, सॉरी, इसका भी एक घटक, कौन सा, क्षैतिज घटक, ठीक है ना। तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो क्षैतिज घटक होता है वो आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसका केवल हमें ऊर्ध्व वाला जो वर्टिकल वाला जो घटक है वो हमें प्राप्त होगा, वो भी पोलराइज्ड रूप में प्राप्त होता है। तो ठीक है, इतना आप लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, ओके, थैंक यू।